वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापुर पर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने धातु अधातु चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको धातुओं के भौतिक गुणों को एक बार फिर बता रहा हूँ कि भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना। तो हमने देखा कि हमारी जो धातु होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है ना। और आधातु कैसी होती है, चमकहीन होती है। तो आधातुओं में क्या होता है, एक अपवाद होता है ना। साथ में हमने देखा था भैया कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता, है ना। ये धातु के कौन से गुण है, भौतिक गुण है ना, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। धातुओं जो होती है हमारी कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकदार होती है। साथ में हमने पढ़ा था भैया कि धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। जब उनको चोट करते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है ना। तो ये सभी हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। आज के वीडियो हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, इसमें पहला है, धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला गुण क्या है धातुओं के रासायनिक गुण में, कि भैया हमारी जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अब ऑक्सीजन के साथ आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो कुछ जो धातुएं होती है हमारी, वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे हम बात करें भैया सोडियम, है ना, पोटेशियम और लिथियम, कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ शीघ्र शीघ्रता से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। कुछ धातुएं जो होती है हमारी, वो ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जैसे हम बात करूं भैया लोहा, क्या होता है इसका संकेत Fe। ये ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, धीमी गति से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, जिसे हम बोलते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया। और कुछ जो हमारी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्या करती है, रिएक्ट करती है, ठीक है। तो उसने बोला है भैया धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो देखिए हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया भैया, धातु ली मैंने Mg, मैग्नीशियम, है ना। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई। मैग्नीशियम क्या हो गई, मेरी धातु हो गई। अभिक्रिया किसके साथ करवाई, इसकी ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया को हम बैलेंस से कर लेंगे, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या बना रही है, धात्विक ऑक्साइड बना रही है। मतलब हम लिख सकते हैं धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बना रही है। क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लिख सकते हैं भैया यहाँ पे कि जो धातु होती है हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैं बात करूं भैया, कॉपर की बात करूं, एक और उदाहरण ले लेंगे हम। कॉपर, है ना, किसके साथ अभिक्रिया कराई मैंने, इसकी ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लेगा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, CuO। अभिक्रिया को हम बैलेंस से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसी प्रकार कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि हम लिख सकते हैं कि धातुएं जो होती है हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्वीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके। पहला क्या था हमारा, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। फिर आ जाता है हमारा धातु की जल के साथ अभिक्रिया। फिर हम देखेंगे भैया धातु की
जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करती है। तो देखिए जो धातु होती है हमारी वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्षार बनाती है ना। साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, विस्थापित करती है ना। तो हम लिखेंगे भैया धातु, धातु जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक धातु लिया भैया पोटेशियम, है ना, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो ये क्या बना लेगा भैया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, क्षार है। ठीक है, साथ में क्या विस्थापित कर रहा हूं, H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। अब अभिक्रिया को क्या कर लेंगे, हम बैलेंस से कर लेंगे। यह क्या जाएगा भैया मेरा 2, और यहाँ क्या जाएगा 2। देखिए 2H हो गए हमारे, 2H, यहाँ क्या लगा दूंगा मैं 2। तो देखिए यहाँ भी आ जाएगा मेरा 2। मतलब हमें जो समझना है वो क्या है कि जो धातुएं होती है हमारी, जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, क्षार बनाती है। तो मैंने लिखा है भैया यहाँ पे धातु, है ना, किसके साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाती है वो, क्षार बनाती है ना। और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है वो, विस्थापित करती है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से मैं बात करूं, एक और उदाहरण ले सकते हैं हम यहाँ पे। मैंने लिया यहाँ पे कैल्शियम, है ना। इस कैल्शियम की अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई, जल के साथ कराई, है ना। तो ये क्या बना जाएगा भैया यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। हम जो समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि भैया जब हमारी धातुएं होती है वो यदि जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्षार बनाते हैं। अब देखो क्या बना यहाँ पे, पहले उदाहरण में बना हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, क्षार है। दूसरे उदाहरण में क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो कि क्या है, क्षार है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे भैया कि जो भी हमारी धातुएं होती है वो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, क्षार बनाती है। पहला धातु का रासायनिक गुण में हमने क्या देखा कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु को ऑक्साइड बनाती है ना। दूसरा क्या हमारा, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्षार बनाती है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, धातुओं का तीसरा रासायनिक गुण, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है ना। क्या इसका कि धातुएं जो होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। देखिए धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो जो धातुएं होती है वो हमारी अम्लों से अभिक्रिया करके क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रही है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है ना। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं भैया, यहां मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे Zn, ठीक है। धातु है मेरी कौन सी धातु है, जिंक धातु है। किसके साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ। अब जिंक धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया करिए, अम्ल, अम्ल लिया मैंने यहाँ पे भैया H2SO4, ये मेरा क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराता हूं, जिंक के साथ कराता हूं तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से Zn और यहाँ से SO4, ZnSO4। साथ में बचा क्या मेरे पास, H2 बचा है, जो किसका संकेत है, हाइड्रोजन का। किसको दर्शाता है, हाइड्रोजन। तो हमें जो समझना हो क्या है कि धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, विस्थापित करती है। हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और साथ में क्या बनाती है, लवण बनाती है। ठीक है, जब भी हम धातु की तनु अम्लों के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो वो
हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, साथ में क्या बनाती है, लवण बनाती है। ठीक है, फिर जो हमारी धातु होती है, चौथा क्या जाएगा भैया कि धातु है विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व। ठीक है, धातु जो होती है हमारी कैसे तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। अब देखिए हमने धातुओं के भौतिक गुणों को पढ़ा है, रासायनिक गुणों को पढ़ा है, ठीक है, हमने अधातुओं के भौतिक गुणों को पढ़ा है। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है ना, हम उस क्वेश्चन का आंसर ये पूरे मटेरियल से दे सकते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पूछता है भैया धातुओं और अधातु में अंतर लिखिए, तो आप लिख सकते हो, उसके रासायनिक गुण लिख सकते हो या आप उसके भौतिक गुण लिख सकते हो। लेकिन यदि वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया धातुओं में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो आप यहां से लिख सकते हो, है ना। फिर यदि वो पूछता है कि धातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो कहने का मतलब ये है कि वो 4 प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है ना। उसका उत्तर एक ही रहेगा, पहला क्या, धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो आप स्वतंत्र हो, है ना। आप रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर लिख सकते हो और आप भौतिक गुणों के आधार पर भी अंतर लिख सकते हो। लेकिन यदि वो देता है कि धातुओं के रासायनिक गुणों, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो आपको रासायनिक गुण के आधार पर ही अंतर लिखना है। यदि वो देता है कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो आप भौतिक गुणों के आधार पर उसमें अंतर लिख सकते हो। ठीक है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा कि उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, आपको धातु बताना है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसका, विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु, चालक धातु बताना है, साथ में विद्युत की कुचालक धातु बताना आपको, और साथ में बताना है कि ऐसी धातु पहचान जो कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन है उसका कि भैया आपको उन धातुओं के नाम बताना है जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, साथ में विद्युत की सबसे अच्छी चालक हो, है ना, और जो विद्युत की सबसे सर्वाधिक कुचालक धातु है वो भी आपको बताना है। साथ में आपको बताना है ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और हमने देखा कि भाई जो हमारी धातु है सभी किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, पर आपको एक ऐसी धातु बताना है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो देखिए चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है हमारी Na, सोडियम ना, के पोटेशियम, Li लिथियम। अब भैया इनको काट क्यों पा रहे हम, तो जो सोडियम पोटेशियम जो धातु होती है हमारी, है ना, ये मुलायम धातु होती है। कैसी धातु होती है, मुलायम होती है। अब जब मुलायम है तो हम इन्हें चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने देखा था भैया इनके बारे में कि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सा है, सोडियम पोटेशियम लिथियम। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि कैसी धातु है भैया हमारी, ये मुलायम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातु है जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि मुलायम होती है ना। यहीं पे क्वेश्चन आता है हमारा, आपकी 10th बुक में दे रखा है कि भैया सोडियम को
मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, क्यों? ना बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपकी सोडियम धातु होती है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है ना। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। तो हमने जाना था उसमें कि भैया जो सोडियम धातु होती है वो कैसी धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। साथ में हमने देखा था कि हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो जो सोडियम है अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो उस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करती है, ये शीघ्रता से रिएक्ट करती है, तुरंत क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। अब वो अभिक्रिया करती है तो आग या विस्फोट होने का खतरा रहता है। अब इसको हम कहा डालकर रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर, केरोसिन जिसे हम बोलते हैं घासलेट। अब वहां रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती। साथ में मैंने आपको बताया था नोट करके कि कोई सी भी यदि वस्तु जलती है तो उस समय ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक है। अब हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है ना। सोडियम कैसी धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। फिर आता है भैया विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है, तो वो मेरी सिल्वर, एजी। क्या जाएगा उसका उत्तर, एजी, सिल्वर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चांदी। ये जो उष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी क्या है, चालक धातु है, ठीक है। उष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु क्या आ जाएगी हमारी, एजी, सिल्वर। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि भैया जो सिल्वर है इसके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। अब बनाए क्यों जाते हैं, है ना। तो हमने देखा था भैया इसमें कि जो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। साथ में ये कैसी धातु होती है, संचारण रोधी, संचारण रोधी। और संचार रोधी और तन्यता क्या होता है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। संचार रोधी क्या होता है, मतलब जिस पर आसानी से जंग ना लगे, है ना। संचार यानी क्या होता है, जंग। और तन्यता मतलब धातु का वह गुण है जिसके द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। तो जो एजी है सिल्वर, ये कैसी धातु है, मेरी तन्य धातु है, साथ में संचारण रोधी है, इसलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा भैया सबसे अधिक उष्मा या विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो वही वो चांदी, ठीक है। फिर आता है भैया ऐसी धातु बताना आपको जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो धातु है मेरी भैया एच जी, एच जी, जिसे हम बोलते हैं पारा, है ना, मरकरी, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एच जी पारा मरकरी। ये ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे हमने जाना था भैया कि धातुएं हमारी जो है सभी कैसी होती है, ठोस होती है ना। आप कक्षा 9th में पढ़ के आए हो, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो धातुएं जो होती है हमारी किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो पारा जो धातु है ना, ऐसी धातु बताना है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है। तो पारा जो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब कमरे का ताप क्या होता है ना, तो कमरे का ताप अभी हम जिस स्थिति में है ना, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पे है, वो क्या कहलाता है, हमारा कमरे का ताप कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारी द्रव जो मरकरी है, पारा है, एच जी, है ना, वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता भैया हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय
धर्मी ऑक्साइड। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या बनाते हैं वो लवण और पानी बनाते हैं, और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या बनाते हैं लवण और पानी बनाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं उभयधर्मी उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं ना। किसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। किन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? जो अम्ल के और क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे भैया हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अगला आता है मेरा Al2O3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए यह जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनाता है लवण व पानी बनाता है। यही जिंक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनाता है लवण व पानी बनाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया जिंक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण व पानी बनाता है। यही जिंक ऑक्साइड यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनाता है लवण व पानी बनाता है, लवण व पानी बनाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी वो अम्ल व क्षार दोनों के गुणों को क्या कर रहा प्रदर्शित कर रहा है। तो परिभाषा में हमने देखा था कि जो अम्ल व क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा लवण और पानी बनाएगा। वही Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनाता है लवण और पानी बनाता है। तो इस प्रकार के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं उन्हें बोला जाता है भैया उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल व क्षार दोनों के गुणों को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण देना आपको, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। तो देखिए पहला क्वेश्चन है उसका भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, आयरन की अभिक्रिया।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए आपको समीकरण लिखना और साथ में इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना। क्या बोल रहा हूं, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन है उसका, जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की अभिक्रिया, के पोटेशियम की अभिक्रिया। तो देखिए हमें समीकरण के माध्यम से समझाना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे भैया समीकरण। अब होता क्या है, भाप, भाप बोले तो हम पानी, है ना, और उसने बोला आयरन, आयरन है ना, जिसे क्या होता है हमारा लोहा, एपी, उसे क्या बोलते हैं हम, आयरन। तो जब पानी भाप के साथ क्या करता है, जैसे पानी जो है आयरन के साथ या लोहे के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो वो मंद यानी बहुत धीमी गति से क्या करता है, अभिक्रिया करता है ना, और यहाँ पे क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है ना। तो देखिए आयरन भाप बोले तो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। क्या बना रहा है भैया, Fe2O3, Fe2O3, और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब ये अभिक्रिया कैसी भैया, मेरी मंद अभिक्रिया है। मतलब क्वेश्चन था उसका भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, तो भाप क्या आ गया मेरी, जल आ गया, है ना। आयरन बोले तो Fe, लोहा, जब इसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है, Fe2O3, है ना, हेपेटाइट एस क्यों बनता है, और साथ में क्या कर रहा है वो, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो जब भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, विस्थापित करता है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया, जो कि बहुत धीमे धीमे गति से क्या होती है, संपन्न होती है। साथ में उसने बोला है, इस समीकरण के माध्यम से आप इसको समझा सकते हो, जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की अभिक्रिया। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम, जल कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा है, जल के साथ H2O, क्या बना लेगा भैया यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब उसने बोला कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, तो जब हम जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, ये काय का संकेत है, हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम, H2 क्या है, पानी है, जल, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा क्षार, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए जो कैल्शियम है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या बना रहा भैया, क्षार बना रहा, साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा, विस्थापित करता है। तो कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाता है, साथ में वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कराई। तो देखिए ये हो गया हमारा कैल्शियम, किसके साथ अभिक्रिया करा दी हमने, जल H2O, क्या बना लिया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है, और साथ में क्या बच गया मेरा H2, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कैल्शियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार, साथ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। फिर उसने बोला है कि जल की के यानी बोले तो के पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करवाना। देखते हैं भैया समीकरण के माध्यम से, के पोटेशियम इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेगा मेरा यहाँ पे, H2O KOH प्लस H2 प्लस हिट। अब जल के साथ हमने देखा था तो क्या बन रहा था, कैल्शियम, क्षार और हाइड्रोजन बन रहा था। अब यहाँ पे जब पोटेशियम है, वो जल के, पोटेशियम के बारे में आप जानते हो कैसी धातु है भैया, शीघ्रता से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, ठीक है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये भी क्या बनाती है, क्षार बनाती है, हाइड्रोजन विस्थापित करती है, और साथ में हीट यानी क्या निकलती है, उष्मा निकलती है ना। तो इसको हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। जब यहाँ पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार बनाता है, साथ में क्या निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है ना। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो भैया जो पोटेशियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उष्मा का उत्पन्न करता है, साथ में क्षार बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अब देखिए
ये जो अभिक्रिया है मेरी कैसी अभिक्रिया है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। आपने देखा है कि पोटेशियम जो धातु है वो किसी भी गैसीय धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है और वो तुरंत क्या कर लेती है, स्पीड से क्या करती है, अभिक्रिया संपन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, क्वेश्चन है उसका, निम्न पदों को समझाइए, निम्न पदों को समझाइए। पहला है भैया तन्यता, आपकी 10th बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तन्यता। सेकंड है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। फिर दे रखा है खनिज, डी अयस्क, ई करके दे रखा है उसने गैंग। तो देखिए ये हम जान चुके भैया तन्यता क्या होता है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, वो कहलाती है हमारी तन्य धातु, है ना। जैसे मैं बात करूं भैया एलजी, है ना, ये कैसी धातु, तन्य धातु है। एयू कैसी धातु है, तन्य धातु। सीयू कॉपर, इसके तार निकाल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसके में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम समझ चुके हैं। फिर इसके बाद आता है आघात वर्धनीयता, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटने पर वो क्या करती है, आघात करने पर, चोट करने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती है। तो ये हम वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा खनिज। अब भैया खनिज क्या होता है ना, वे पदार्थ व जो वे पदार्थ या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी में, है ना, प्राकृतिक रूप से क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है खनिज। वे पदार्थ, या हम लिख सकते हैं भैया वे पदार्थ या तत्व, वे तत्व या यौगिक, यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। किसे बोलते हैं भैया खनिज, कि वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की, है ना, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या भैया, खनिज बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें भैया, लोहा हुआ, है ना, हीरा हुआ, ये क्या जाते हैं, हमारे खनिज जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है भैया अयस्क। तो वे खनिज, वे खनिज जिन्हें, जिनसे धातुओं को, खनिज का, अयस्क क्या होता है कि वे खनिज जिनसे धातुओं को शुद्धिकरण के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा पृथक किया जाता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अयस्क। कि वे खनिज जिनसे धातुओं को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, पृथक किया जाता है, इन्हें प्राप्त किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे अयस्क। में बात करूं भैया Fe2O3, ये क्या मेरा अयस्क है,
है ना। Fe2O3 क्या है, अयस्क है ना। अब इस अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, आयरन प्राप्त करते हैं, लोहा, लोहा। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं भैया कि Fe2O3 अयस्क से, है ना, लोहा जो है धातु प्राप्त की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा अयस्क कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाता है गेंग। तो गेंग क्या होता है भैया, अयस्क में उपस्थित मिट्टी या धूल के कण, अयस्क में उपस्थित मिट्टी या धूल के कण क्या कहलाते हैं, हमारे गेंग कहलाते हैं। खनिज में उपस्थित मिट्टी या धूल के कण, धूल के कण, अयस्क धूल के कण गेंग कहलाते हैं। किसे बोलते हैं भैया, गेंग। तो हमारे जो अयस्क व खनिज में जो मिट्टी व धूल के कण होते हैं, है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, गेंग बोला जाता है। इस प्रकार से आपका जो है धातु और धातु वाला चैप्टर संपन्न हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो। देखिए, हमने पढ़ा है यहाँ पे धातु के भौतिक गुणों को, साथ में हमने जाना भैया आधातु के भौतिक गुणों को, आधातु के भौतिक गुण, साथ में हमने देखा है भैया धातु के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब यही से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, है ना, या धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण लिखिए, है ना, या धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए, या अधातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। या आपसे अंतर भी पूछ सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर हम देख लेंगे भैया कि धातुओं के भौतिक गुणों में जाएगा कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता। साथ में जो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। तीसरा, धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। धातु हमारी कैसी होती है, प्राय सभी धातुएं कठोर होती है। साथ में हमने जाना कि जो धातु होती है हमारी वो चमकदार होती है। ठीक है, साथ में हमने जाना धातुएं जो होती है उष्मा तथा विद्युत की, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। तो ये हो जाएगा धातुओं के भौतिक गुण। इसी प्रकार हम अधातुओं के भौतिक गुण लिख सकते हैं कि जिसे हमने जाना कि भैया धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। जब हम उनको चोट करते हैं तो फैलती नहीं है। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में यह तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्वनिकता, तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। जब उन्हें पीटते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। साथ में हमने देखा कि भैया जो हमारी धातुएं होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है, पर लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती है। साथ में हमने देखा कि जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, और अधातुएं मेरी कैसी होती है, चमकहीन होती है। लेकिन इसमें हमने एक अपवाद को पढ़ा था, अपवाद, जो कि क्या है, आयोडीन। आयोडीन ये क्या है, आधातुओं के बीच अपवाद है, जो कि कैसा होता है, चमकीला होता है। साथ में हमने इसका गुण पढ़ा था उष्मा तथा विद्युत की सुचालक। तो जो हमारी धातुएं होती है वो उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो अधातु क्या जाएगी भैया, कुचालक। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद क्या जाएगा भैया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये क्या मेरी आधातु है, साथ में ये क्या है, विद्युत की क्या है, सुचालक है ना। हमने जाना है कि आधातु जो होती है विद्युत की क्या होती है,
उचालक होती है और धातु जो होती है सुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, अधातु होने पर भी वो कैसी है, विद्युत की या उष्मा की सुचालक है। तो ये इसके मध्य में क्या होगा, अपवाद होगा। ठीक है, तो छात्रों इस प्रकार से आपका धातु अधातु वाला चैप्टर है ना बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो कार्बन व उसके यौगिक के बारे में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपके 4 अध्याय दे रखे, जैव प्रक्रम से स्टार्ट करके। ठीक है, इसके बाद उसमें हम जनन को पढ़ेंगे, जीव किस प्रकार जनन करते हैं। इसके बाद हम भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है।